उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि कस्बे के इस बसे बूढ़े लोग भीगते थे। जब हम छोटे थे तब भी यह इतना ही बड़ा था। उसकी जड़ें मिट्टी को ऐसे थामे रहती जैसे कोई बूढ़ा हाथ किसी बच्चे की उंगली पकड़े हो। उसकी तकती स्टाएं हवा में हिलती तो दूर से लगता मानो पेड़ कुछ कहना चाहता हो। बरगद के ठीक सामने एक छोटा सा डाकघर था। लाल रंग की फीकी दीवारें, जंगल का लोहे का फाटक, लकड़ी की पुरानी मेज, कोनों में बंधे रस्सी के पुलिंदे और दीवार पर टंगी एक गोल घड़ी जो अक्सर 5-7 मिनट पीछे चलती थी। उसी डाक घर में रामनाथ बाबू बैठते थे, कस्बे के पुराने पोस्टमास्टर। रामनाथ बाबू की उम्र 70 के करीब थी। बाल लगभग सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा रहता और आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। वह रिटायर हो चुके थे, लेकिन ने पोस्टमास्टर के आने को उन्हें कुछ महीनों के लिए फिर बुला लिया गया था। कस्बे के लोग इससे खुश थे, क्योंकि रामनाथ बाबू सिर्फ चिट्ठियां ही पहुंचाते थे, वह लोगों की खानियां भी अपने भीतर संभाल कर रखते थे। उन्हें हर लिफाफे की तहजीब समझ में आती थी। किसी कांपते हाथ से लिखा पता, किसी जवान लड़के की जल्दबाजी में तिरछी लिखावट, किसी माँ की गोल मटोल साफ हिंदी, किसी बूढ़े आदमी का स्याही फैला हुआ नाम। रामनाथ बाबू खते थे, मोबाइल में खबर पहुंच जाती है, लेकिन चिट्ठी में दिल पहुंचता है। कस्बे के बच्चे उनकी यह बात सुनकर हंसते, नौजवान मुस्कुरा देते और बूढ़े लोग सिर हिलाकर कहते, सच है। बरसात का मौसम था। बादल कई दिनों से कस्बे के ऊपर झुके हुए थे। दोपहरें भी धुंधली गती और शामें जल्दी उतर आती। उस दिन भी ऐसा ही था। हवा में भीगी मिट्टी की गंध थी, बरगद की पत्तियों से बूंदें टपक रही थीं और डाकघर में सीलन की पुरानी गंध घुली हुई थी। रामनाथ बाबू रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे कि भी दरवाजे पर आहट हुई। उन्होंने सिर उठाया। एक युवती खड़ी थी, करीब 25-26 साल की। भीगने से उसके दुपट्टे का किनारा घरा हो गया था। हाथ में उसने एक पुराना लोहे का बक्सा पकड़ा हुआ था। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिखाई नहीं देता, जैसे कोई बात बहुत देर से भीतर अटकी हो। जीत, रामनाथ बाबू ने धीरे से पूछा। युवती कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, क्या रामनाथ बाबू है? हाँ, मैं ही हूं। आइए बैठिए। वह धीरे से अंदर आई। बक्सा मेज पर रखा। कुर्सी पर बैठी नहीं, बस खड़ी रही। मेरा नाम प्रिया है, उसने कहा। मैं यहाँ अपनी नानी के पुराने घर को देखने आई हूँ। 2 महीने पहले उनका देहांत हो गया। रामनाथ बाबू ने चश्मा थोड़ा ऊपर किया। ओह, किसकी बेटी हो? सुधा की। रामनाथ बाबू के चेहरे पर पहचान की एक हल्की रेखा उभरी। अच्छा, तो तुम सरला जी की नातिन हो? प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, आप उन्हें जानते थे? बहुत अच्छी तरह, रामनाथ बाबू ने कहा। वह इस डाकघर में हर महीने आती थीं। कभी निडर के लिए, कभी किसी पत्र के बारे में पूछने, कभी यूही। बहुत कम लोग अब चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन तुम्हारी नानी लिखती थीं। प्रिया की आंखें बक्से पर टिक गईं। यही बात है, उसने धीमे स्वर में कहा। मुझे उनके कमरे की सफाई करते समय यह बक्सा मिला। इसमें बहुत सारी चिट्ठियां हैं। सैकड़ों। कुछ पूरी, कुछ आधी, कुछ बिना नाम के, कुछ बिना पते के। लेकिन एक भी भेजी नहीं गई। रामनाथ बाबू चुप हो गए। प्रिया ने बक्सा खोला। अंदर पुराने कागजों की गंध भरी हुई थी। पीले पड़े लिफाफे, धागे से बंधे पुलिंदे, नीली स्याही से लिखे पन्ने, कुछ जह धब्बे, जैसे आंसू की बूंद सूख कर रह गई हो। मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहती थी, प्रिया बोली, लेकिन मैंने कुछ पढ़ी। और अब मैं समझ नहीं पा रही कि ये किसके लिए थी। रामनाथ बाबू ने बहुत सावधानी से ऊपर रखा एक पत्र उठाया। कागज पुराना था, किनारे थोड़े टूट रहे थे।
उन्होंने कहा, प्रियदेव, आज फिर बरगद के नीचे बहुत देर तक बैठी रही। सोचा, अगर तुम होते तो जरूर कहते कि पेड़ भी लोगों की तरह होते हैं, कुछ बातूनी कुछ चुप। यह बरगद चुप है, लेकिन इसकी छाव में बैठो तो लगता है सब सुन रहा है। रामनाथ बाबू प्रत्येक रुक गए। प्रिया ने पूछा, देव कौन थे? रामनाथ बाबू ने एक गहरी सांस ली। शायद वही जिनके बारे में तुम्हारी नानी ने भी किसी से खुलकर बात नहीं की। बारिश तेज हो गई थी। टीन की छत पर पड़ती बूंदों की आवाज डाकघर को और छोटा और निजी बना रही थी। रामनाथ बाबू ने बक्से से दूसरा पत्र निकाला। देव, माँ कहती हैं कि कुछ रिश्ते घृणहीन बसाते सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। मैं समझना नहीं चाहती। अगर दुनिया इतनी सीधी होती तो शायद चिट्ठियां लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तीसरा, आज तुम्हारी शादी की खबर मिली। अजीब है, हैं? मैं तुम्हें दोषहीन दे सकती। शायद हिम्मत मेरी भीख मत थी। फिर भी दिल के कुछ कमरे होते हैं जहां ताला नहीं लगता। प्रिया ने होंठ भींच लिए। क्या नानी उनसे प्यार करती थी? रामनाथ बाबू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में दिया जा सकता है, लेकिन उनका फिर भी अधूरा रह जाता है। हाँ, उन्होंने आखिर कहा, लगता तो यही है। तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? रामनाथ बाबू ने प्रिया को देखा, फिर खिड़की के बाहर बरगद की ओर। कभी भी जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, बेटी। उस समय परिवार, जाति, जिम्मेदारियां, बीमारी, गरीबी, बहुत कुछ बीच में आ जाता था। और सच कहूं तो आज भी आता है। प्रिया चुप रही। रामनाथ बाबू ने पूछा, क्या तुम्हारी नानी ने अंत तक यह चिट्ठियां संभाल कर रखी? हाँ। तो शायद ये भेजने के लिए नहीं, जीने के लिए लिखी गई थी। यह वाक्य प्रिया के भीतर की गहराई को उतर गया। वह पहली बार बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे इनके बारे में और बता सकते हैं? रामनाथ बाबू ने थोड़ी देर सोचा। जो मैं जानता हूं वह पूरा सच नहीं होगा, लेकिन जितना याद है उतना खसकता हूं। और फिर उन्होंने खाना शुरू किया। कई साल पहले, जब कस्बा इतना आबाद ही हुआ था, जब डाकिया साइकिल की घंटी बजाता हुआ गली जाता था, जब रेडियो की आवाज शाम के समय घरों से बाहर तक सुनाई देती थी, उसी समय सरला जवान थी। वह स्कूल में पढ़ाती थी। बहुत तेज, बहुत शांत, और ऐसी कि बच्चे उनसे डरते कम, सम्मान ज्यादा करते थे। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। शायद इसी वजह से वह हर बात पहले कागज पर उतारती थी, फिर किसी से खती थी। देवक्स बेकेनहीन थे। वह पास के शहर से आए कि वह अभियंता थे, जिन्हें यहां पुराने पुल की मरम्मत के काम से कुछ महीनों के लिए भेजा गया था। वह अक्सर शाम को बरगद के नीचे बैठते, डायरी लिखते या किताब पढ़ते। पहली बार सरला और देव की बात वहीं हुई थी। उस दिन तेजह वाचलर ही थी और सरला के हाथ से कुछ कागज उड़ गए थे। देव ने दौड़कर वे पन्ने पकड़ लिए। उन पन्नों पर बच्चों की कॉपियों के नोट्स थे, लेकिन एक कोने में कुछ पंक्तियां कविता की भी थीं। देव ने मुस्कुराकर पूछा था, आप पढ़ाती हैं या लिखती भी है? सरला ने जवाब दिया था, पढ़ाना जबूरी ही पसंद है, लिखना बस आदत है। यही शुरुआत थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। कोई खुले वादे नहीं, कोई नाटकीय बातें नहीं, बस छोटे छोटे संवाद जिनमें धीरे धीरे एक गहरी आत्मीयता पनपी। देव शहरों की बातें करते, सरला कस्बे की। देव पुलों, नक्शों और यात्राओं की बात करते, सरला किताबों, बच्चों और ऋतुओं की। बरगद उनकी चुप्पियों का भी गवाह था। फिर घर वालों को भनक लगी। उस समय ऐसे संबंधों को सहज नहीं माना जाता था। देव दूसरी
रामनाथ बाबू बोले, मुझे याद है, एक बार सरलाजी इस डाकघर आई थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। बहुत देर तक उसे हाथ में घुमाती रही, फिर बिना दिए वापस ले गई। क्यों? प्रिया ने पूछा। शायद भेज देती तो जिंदगी बदल जाती, और शायद अब डर गई कि बदलने की कीमत अब हो तब्दी होगी। प्रिया ने बक्से में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, देव के लिए, अगर भी हिम्मत हो। उसके हाथ कांप गए। क्या? क्या उन्होंने उनसे फिर कभी मुलाकात की? रामनाथ बाबू ने सिर हिलाया। एक आखिरी बार। उन्होंने बताया कि कस्बे में खबर फैली थी, देव का काम पूरा हो गया है, वह लौट रहे हैं। जाने से एक शाम पहले वह बरगद के नीचे खड़े रहे, शायद इंतजार में। सरला भी आई थी। बहुत देर तक दोनों कुछ बोल नहीं पाए। फिर देव ने सिर्फ इतना कहा था, अगर मैं लिखूं तो क्या तुम जवाब दोगी? सरला ने जवाब दिया था, शायद। और अगर मैं वापस आऊं? इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी भी चुप्पी ही निर्णय बन जाती है। देव चले गए। कुछ चिट्ठियां आई भी होंगी, शायद। कुछ जवाब लिखे भी गए होंगे, शायद। लेकिन जो बचा वह यह बक्सा था, अधूरी, अनकही, अनभेजी बातों से भरा हुआ। डाकघर में फिर लंबी चुप्पी उतर आई। बरगद की पत्तियों से पानी पक रहा था। प्रिया ने कहा, नानी ने मुझे भी नहीं बताया। वह हमेशा बहुत शांत थी। मैंने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं देखा। रामनाथ बाबू हल्के से मुस्कुराए। जो लोग सबसे कम शिकायत करते हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे लंबी कहानियां छुपी होती हैं। शाम ढलने लगी। डाकघर की पीली बत्ती जलानी पड़ी। प्रिया ने पूछा, अब मैं क्या करूं इन चिट्ठियों का? रामनाथ बाबू ने उल्टा प्रश्न किया, तुम क्या करना चाहती हो? मैं समझ नहीं पा रही। इन्हें रखूं? जला दूं? किसी को दूं? पढ़ूं भी या नहीं? रामनाथ बाबू कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले, हर चिट्ठी का उद्देश्य पूछना नहीं होता। कुछ चिट्ठियां बस दिल का बोझ हल्का करती हैं। लेकिन अगर तुम सच में अपनी नानी के लिए कुछ करना चाहती हो, तो एक आखिरी चिट्ठी लिखो। किसे? उन्हीं को, या देव को, या उस अधूरे समय को जिसे जो खना रह गया, वह लिख दो। प्रिया देर तक उन्हें देखती रही। क्या इससे कुछ बदल जाएगा? रामनाथ बाबू ने कहा, बीता हुआ नहीं बदलता, लेकिन उसके साथ हमारा रिश्ता बदल सकता है। उस रात प्रिया नानी के पुराने घर गई। घर लगभग खाली था। लकड़ी की अलमारी, लोहे का पलंग, खिड़की के पास रखा सिलाई का डिब्बा और एक मेज जिस पर हल्की खरोंचें थी। शायद यहीं बैठकर सरला ने वे चिट्ठियां लिखी थीं। प्रिया ने बत्ती जलाई, कागज निकाला और लिखना शुरू किया। पहले शब्द नहीं आए। फिर धीरे धीरे जैसे कोई बंद दरवाजा खुला। प्रिय नानी, मुझे लगता था मैं आपको जानती हूं। बस समझ रही हूं कि हम जिनसे बसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके भीतर भी कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां हम भी पूछ नहीं पाते। मुझे नहीं पता देव कौन थे, न यह कि आपने कितना इंतजार किया। लेकिन अब जब आपकी चिट्ठियां पढ़ रही हूं, तो पहली बार आपको सिर्फ नानी की तरह नहीं, एक स्त्री की तरह देख रही हूं, जो प्रेम करती थी, डरती थी, हिम्मत जुटाती थी, और फिर भी जीती रही। वह लिखती गई। रात गहराती गई। बारिश रुक गई थी। कभी भी वह रोती, फिर लिखती। कभी रुकती, फिर अगला वाक्य जोड़ती। सुबह होने तक चिट्ठी पूरी हो चुकी थी। अगले दिन वह फिर डाकघर पहुंची। रामनाथ बाबू बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। बरगद से धूप छन कर नीचे गिर रही थी। हवा में बारिश के बाद की साफ चमक थी। प्रिया ने चिट्ठी उनके सामने रख दी। मैंने लिख ली। रामनाथ बाबू ने पूछा, पढ़ोगी?
प्रिया ने सिर हिलाया। वह पढ़ने लगी। उसकी आवाज शुरू में कांप रही थी, फिर धीरे धीरे स्थिर हो गई। जब वह पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ अपनी नानी के लिए नहीं, खुद अपने लिए भी लिख रही हो। चिट्ठी के अंत में उसने लिखा था, नानी, शायद आपने जो नहीं कहा वह भी आपकी जिंदगी का हिस्सा था। और शायद प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी भी वह बस किसी की स्मृति को इतने सम्मान से संभालना होता है कि वह हमारे भीतर कड़वाहट नहीं, करुणा बन जाए। मैं आपकी चिट्ठियां संभाल कर रखूंगी, उन्हें बोझ की तरह नहीं, विरासत की तरह। और मैं कोशिश करूंगी कि अपनी जिंदगी में जो कहना हो उसे चुप्पी में इतना टाल दूं कि एक पूरा बक्सा भर जाए। रामनाथ बाबू की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी नानिस्ट में तुम तक पहुंच गई हैं। प्रिया मुस्कुराई, शायद कई दिनों बाद पहली बार। फिर उसने पूछा, क्या इन चिट्ठियों को खी रख देना चाहिए? रामनाथ बाबू ने बरगद की ओर देखा। अगर चाहो कुछ अपने पास रखो, कुछ बांध कर संदूक में सहेज दो। और एक काम और कर सकती हो। क्या? बरगद के नीचे एक छोटा सा डिब्बा रख दो, खाली, और उसके ऊपर लिख दो, जो बात कहनी रह जाए यहां लिख कर छोड़ जाइए। प्रिया ने आश्चर्य से उन्हें देखा। लोगस्ट में लिखेंगे? रामनाथ बाबू मुस्कुराए। हर कस्बे में, हर घर में, हर दिल में कुछ न कुछ अनकहा रहता है। लोग शायद बोल न पाए, लेकिन लिखते जरूर है। कुछ हफ्तों बाद बरगद के नीचे चमुच एक लकड़ी का छोटा बक्सा रख दिया गया। उस पर साफ अक्षरों में लिखा था, अधूरी चिट्ठियों का कोना। शुरू में लोग हिचके, फिर किसी ने एक पर्ची डाली, फिर किसी ने दूसरी, फिर तीसरी। किसी ने अपने पिता के नाम लिखा, जिन्हें कभी धन्यवाद नहीं कह पाया। किसी ने अपनी बेटी के लिए, जिससे वह वर्षों से नाराज था। किसी ने उस दोस्त के लिए जिससे बात टूट गई थी। किसी ने खुद अपने लिए। कस्बे में धीरे धीरे यह बात फैल गई। लोग शाम को बरगद के पास रुकते, कुछ देर बैठते, कुछ लिखते, कुछ सिर्फ पत्तियों की आवाज सुनते और चले जाते। रामनाथ बाबूज बभीड़ा घर से बाहर निकलते, उस बक्से को देखते और उनके चेहरे पर संतोष की हल्की रेखा उभर आती। एक दिन प्रिया ने पूछा, क्या आप कोलकाता है? नानी हंसब देखकर खुश होती। रामनाथ बाबू ने कहा, नहीं। प्रिया चौंकी। उन्होंने मुस्कुराकर बात पूरी की। वह सिर्फ खुश नहीं होती, उन्हें शांति मिलती। समय बीतता गया। डाकघर में नया पोस्टमास्टर आ गया। रामनाथ बाबू आखिरकार घर बैठ गए। उनके घुटनों में दर्द रहने लगा, लेकिन शाम को वह भीख भी बरगद तक टहलने आ जाते। प्रिया ने कस्बे में रहना तो शुरू नहीं किया, लेकिन वह हर कुछ महीनों में लौट आती। हर बार वह बरगद के नीचे थोड़ी देर बैठती, बक्सा साफ करती, कुछ चिट्ठियां पढ़ती, बिना नाम, बिना पते, लेकिन भरी हुई सच्चाई से। उसे अब समझाने लगा था कि विरासत सिर्फ जमीन, घर या गहने नहीं होती। कभी भी विरासत वह सांस भी होती है जो एक पीढ़ी की चुप्पी दूसरी पीढ़ी को दे जाती है,